हमको फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मत जाए यहाँ पे प्लीज। नाजिया को उजलत में पैकिंग करता देख वो जल्दी से उसकी तरफ आई। जाना पड़ेगा रूही, हमारा मिलना बस इतना ही था। नाजिया ने उसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से कहा तो वह नफी में सर हिलाने लगे। मेरे वलीमे तक तो रुक जाए ना प्लीज आपी। वो अब भी बाजिद थे। मुश्किल है मेरी जान, तुम हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो। आप सादाम की वजह से जा रही हैं ना। मैं उनकी तरफ से आपसे मांगती हूँ प्लीज आपी, आप रुक जाएं। ये क्या कर रही हो रोही? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल हमें जाना ही था। हम हमेशा तुम्हारे पास रह नहीं सकते और फिर तुम तो सब कुछ जानती हो। हमारे यहाँ रुकने से तुम्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हमें जाने दो रूही, यही तुम्हारे लिए और हमारे लिए बेहतर है। तुम बहुत बहादुर हो मेरी जान। तुमने जो कदम उठाया है उस पर बहादुरी से डटी रहना, यही हम सब के लिए बेहतर है। नादिया के लहजे में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उसके नरमी से गाल थपथपाने पर उसने सर झुकाकर इसबाह में सर हिला दिया। वो समझ सकती थी और बाहु भी समझ रही थी, लेकिन अपनों से दूरी भी किसी अजियत से कम नहीं थी और वो ना चाहते हुए भी इस अजियत को बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। टी पिंक कलर का बारीक घराड़ा पहने हुए एक हाथ से सर पर जमे हुए घूंघट को दुरुस्त करती नेहा की हमराई में जब वो हाल में दाल हुई तो सभी नजरें उसकी तरफ मतवज्जो हो गई। घबराकर नजर झुकाती हुई वो छोटे छोटे कदम उठाती हुए स्टेज पर आकर सदाम के पास आकर बैठ गई। सदाम जो उसे देख रहा था उसके बैठते ही दूसरी तरफ मतवज्जो हो गया। सॉरी, मैं जानबूझकर लेट नहीं हुई, उसने झुककर धीरे से सदाम के कान में कहा तो वह चौंक कर दोबारा उसकी तरफ मतवज्जो हो गया। आंखों के मतवादा चेहरे पर टिकी हुई थी। इतना मेकअप भी उसके चेहरे पर छाई हुई अफसुदगी को ना मिटा सका। हलाफे मुंबुल आज वो बहुत ही शांत था, शायद किसी बड़े तूफान के आने का ऐलान था। कोई बात नहीं, तुम्हारा हक है, उसके धीमे लहजे पर उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो हल्के से मुस्कुराकर पास आने वाले मेहमानों से मुबारकबाद वसूल करने लगा। वो भी सब कुछ भूलकर मेहमानों से मुस्कुराकर मिलने लगे। खाने के बाद वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई। उसका दिल बढ़ रहा था। अपने वलीमे का फंक्शन भी उसने बेदली से अटेंड किया। रह रह कर उसको सबकी याद सताती रही। कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद वो बेड पर आकर लेट गई। इस वक्त वो बस सुकून के कुछ पल चाहती थी। कुछ पल वो बस सुकून की सांस लेना चाहती थी, अपने दिल के गुबार को निकाल देना चाहती थी। इन लोगों से दूर, इस महफिल से दूर, सदाम से दूर वह आज खुद को महसूस करना चाहती थी। अपनी सोचों से उलझते हुए न जाने कब नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। उसे पता भी न चला। रात के किसी पर खटने की आवाज उसके कान, उसकी नींद खुली। कोई दरवाजे को हल्के से बंद कर दबा दबे कदमों से उसकी तरफ आया। उसके चेहरे पर झुका, नरम हाथों से उसके चेहरे पर भी कुछ आवारा लिट्टी को धीरे से हटाकर अपने नरम गरम अंगूठा उसके गुलाबी होंठों पर रखकर उसको नरमी से सहलाने लगा। माय साहिब रेहमान, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। पुरज़म लहजे में बोलता वो थोड़ा सा और झुका, उसके गुलाबी होंठों पर अपने होंठ रख दिए। आप तो ऐसे आराम से यहाँ बैठी हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आपको एहसास भी है कि क्या कुछ हो रहा है और क्या होने वाला है। सीमा बेगम के लहजे पर और उनके अंदाज पर ड्रामाई था। ग्रे कलर की बिल्ली जो कि लुबना बेगम के गो में बैठी आराम से उनके नरम हाथों का मसाज का मजा ले रही थी, अचानक ही दर्द से चीख उठी। उसे पता ही ना चला कि ये सुकून देते हाथ कभी तकलीफ भी दे सकते हैं। आप मुझे सुन भी रही हैं या नहीं? आपका बेटा इस पूरे हानदा को तबाह कर देगा और आप बस चुपचाप बैठी देखते रहना। उसका बस नहीं चल रहा था कि उन्हें कानों से पकड़कर झंझोड़ डाले। मेरे शोर के बारे में भी तो लोग यही कहते हैं ना, जब वो नशे में चूर हमेशा औरतों के बीच में पाया जाता है। फिर मैंने अपने बेटे को अपनी ढाल बनाया, उसे इतना साथ बना दिया कि वो एहसास से आरी हो गया। सुकून उनके लहजे में था। फिर भी आपके इस एहसास से आरी बेटे ने एक गैर लड़की को आपकी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। सीमा बेगम के लहजे में तंज था। तुम्हें पता है छोटी, मर्द मट्टी की तरह की होते हैं। उन्हें आप जैसे चाहें, जिस तरह चाहें आसानी से मोड़ सकते हैं। उन्हें मोड़ने के लिए बस एक औरत की जरूरत होती है, एक खूबसूरत और चालाक औरत जो अपने इशारों पर आसानी से नचा सके। बिल्ली को उन्होंने अपनी मुट्ठी में पूरी तरह से जकड़ कर कहा, मैंने सद्दाम की परवरिश बहुत ही सहत की है। मैं अपने इशारों को काबू ना कर सकी, लेकिन सद्दाम सदाम तो मेरी उंगलियों के इशारों पर चलता है। क्या हुआ अगर उसने 2 टके की लड़की से शादी कर ली? अभी उसकी खूबसूरती का नशा चढ़ा है, उस पर कुछ ही दिनों में यह नशा भी उतर जाएगा और वो उसे रद्दी की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगा। उनका लहजा पुर एतमाद था। सिमा बेगम अपनी बहन से बाखूबी वाकफ थी कि उन्होंने हर मसले का हल पहले से सोच रखा है। और अगर ऐसा ना हुआ, अगर उस लड़की ने इस हवेली को उसका वारस दे दिया तो आप क्या करेंगे? उन्होंने अपना हदेशा जाहिर किया। मैंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली छोटी, मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में नफरत का चिराग रोशन था। जब वो नहाकर निकला तो मायसा पूरी तरह से तैयार थी नीचे जाने के लिए। एक नजर उसे देखे थे
तो तौलिए से बाल सुखाता हुआ वो वार्डरोब की तरफ आया और सफेद शर्ट निकाल कर उसका जायजा लेता हुआ वो मुड़ा। उसकी नजर शर्ट से होती हुई मायसा पर गई, जो झुक कर न जाने क्या कारी थी। कल से इन दोनों में बोल चाल बांध थे। मायसा तो कुछ बोलती ही नहीं थी, ये भी बिल्कुल चुप उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किए हुए था। कुछ देर यूं ही खड़ा उसे जद्दोजहद करता हुआ देखता रहा। टी शर्ट बेड पर फेंक कर उसकी तरफ बढ़ा और घुटने के बल उसके सामने बैठकर उसका पैर उठाकर अपने घुटने पर रखा। मायसा ने चौंक कर उसको देखा और सीधी हो गई। उसकी आंखें उसके संजीदा चेहरे पर जमी हुई थी। वो उससे नाराज था और उसे इस बात का बहुत ही अफसोस था। उसकी नजरें उसके संजीदा चेहरे पर होती हुई उसके बाएं हाथ पर गई, जिसकी कलाई पर बांधी हुई ब्लैक लेदर की घड़ी बहुत ही जच रही थी। उसके पैर पर झुका बड़ी महारत से वो पायल पहना रहा था। इतना गौर से देखोगी तो इश्क हो जाएगा मुझसे लिटिल डो। उसकी नजरों की तपस्या महसूस होते वो शरारत से बोला और सीधा खड़ा हो गया। मोहब्बत नहीं, डायरेक्ट इश्क पर चलेगी आप तो। अपने एहसास पर काबू पाकर वो उसकी तरफ देखकर बोली तो वो मुस्कुरा दिया। मोहब्बत तो हो गई है तुम्हें, यह अलग बात है कि तुम मानने से इनकारी हो। उसके लहजे में यकीन था। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। खुश फहमियों में जीतने वाले इंसान हमेशा हसारे में रहता है। सद्दाम जहांगीर शाह, बेहतर होगा कि खुद को डूबने से बचा ले। तंजिया कहती हुई वो दरवाजे की तरफ बढ़ गए। देखती है मेरी खुश फहमियां जीती हैं या तुम्हारी बेइतनाई। उसका चैलेंजिंग लहजा कमरे से बाहर निकलते ही उसके समाज से टकराया और फिर भी वह सजटती हुई सीने उतर गए। शर्ट के बटन लगाता वो आईने के सामने खड़ा खुद का जायजा ले रहा था। आंखें सोच में डूबी हुई थी। जो ही वो परफ्यूम की बोतल उठाने के लिए नीचे झुका, एक दिल हरास चीज उसके समातों से टकराई। हड़बड़ा कर वो सीधा हुआ और एक ही जस्ट में कमरे से बाहर निकलकर सीने उतरने लगा। सीने उतरते ही इस खौफनाक मंजर को देखकर वो अपनी जगह से जम से गया था। फिर होश आते ही वो सीने फलांगता हुआ नीचे आया। मायसा, शीशे का झूमर उसके ऊपर से उठाता हुआ वो खौफ से चीखा। कुछ नौकर भी उसकी मदद को आगे बढ़े, लेकिन उसके इशारे पर वो वहीं पर अपनी जगह पर रुके। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। उसके ऊपर झुका वो गुस्से से दौड़ा तो वह खड़े सभी दहल कर रह गए। लुबना बेगम की भी हिम्मत ना हुई कि अपनी जगह से उठकर उसके पास आए। सबको जैसे सांप धूम गया हो। ये कैसा हुआ था कि किसी को समझ में ना आया। उसके हमनुलुदा जिस्म को अपनी बाहों में उठाता वो भाई की तरफ निकला, जहाँ हमीम शाह गाड़ी का दरवाजा खोले खड़ा था। लम्हे बार को वो रुका, फिर उसका नजरअंदाज करता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इस वक्त उसे बस मायसा की फिक्र थी। उसका बहता खून उसे तकलीफ में मुबतला कर रहा था। मायसा को गाड़ी में लटा कर वो भी उसके पास बैठ गया। उसका सर अपनी गोद में रख लिया। उसके बैठते ही हमीम शाह ने तेज से गाड़ी बाहर निकाली और सड़क शहर की तरफ रवाना हो गया। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर शांत थे, सिर्फ इस एक लड़की के लिए। सदाम मुही मुंह में कुछ बड़बड़ाता हुआ बार बार मायसा के बेहोश वजूद पर झुक जाता। उसकी परेशानी पर और उसकी उसकी परेशानी और खौफ साफ जाहिर था। गाड़ी चलाता हुआ हमीम शाह थोड़ी थोड़ी देर बाद बैक व्यू मिरर में कभी मायसा के बेहोश वजूद को देखता तो कभी सदाम जहांगीर शाह के परेशान चेहरे को। उसने जिंदगी में पहली बार उसे किसी के लिए इतना परेशान देखा था। उसकी आंखों में मौजूद हल्की सी नमी साफ कर जाहिर कर रही थी कि मायसा इब्राहिम खान उसके लिए कितनी अहम है। शायद बेला मर्सलीन से भी ज्यादा अजीज हो गई है वो इसे। बेला मर्सलीन, जिसके इश्क में सदाम जहांगीर शाह जैसा मगरूर इंसान गोडे गोडे डूबा हुआ था, वो दोनों यूनिवर्सिटी फेलो थे। उनके इश्क के चर्चे जुबान ज़द आम थे। दोनों का हर शख्स इन दोनों का यूनिवर्सिटी का हर शख्स इन दोनों को जानता था। लंदन जैसे आज़ाद माहौल में वो दोनों खुलेआम अयाशां करते फिरते। दोनों एक ही फ्लैट शेयर करते थे। बेला जैसी आज़ाद या लड़की की संगत में जहाँ सदाम बहुत ही खुश था, वहीं बेला भी सदाम जैसे शाहर्ज और मोहब्बत निछावर करने वाले बंदे की मोहब्बत को हाथों हाथ ले रही थी। बेला अपनी हर जायज़ व नाजायज़ जिद सदाम से चुटकियों में मनवा लेती। वो दोनों एक दूसरे की संगत व मोहब्बत में यूं ही डूबे रहते अगर इन दोनों के बीच में हमीम शाह जैसा कांटा ना आ जाता। हमीम शाह के लंदन में कदम रखते ही सदाम को भी मोहब्बत हाथ से निकलती हुई आहर में वो अपनी मोहब्बत से हाथ धो बैठा, और वो भी उसे बाई से जिसे वो जान से अजीज था। जिंदगी में पहली बार उसे अपने किए गए फैसले पर गुस्सा आया। जिंदगी में पहली बार वो अपने किसी से हारा था। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी मनचाही चीज हाथ से खोया था। जिंदगी में पहली बार उसे खुद से नफरत हुई थी, और शायद पहली बार वो बुरी तरह से टूटा था। उसका एतमाद, उसका भरोसा बुरी तरह से चुकना चूर हुआ था। वो जो हवेली वाले पर जान छिड़कता था, अब उसे उन सब से नफरत होने लगी थी। उसे अपने आसपास मौजूद सारे चेहरे फरेबी लगने लगे थे। बेला मर्सलीन सदाम जहांगीर शाह की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। उसके बाद वो लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करने की हद तक महबूब रहा। फिर जरूरत पूरी होते ही उन्हें ऐसे फेंकता जैसे वो कोई रद्दी हो। लेकिन मायसा इब्राहिम खान एक ऐसा नायाब हीरा था जिसे पाने के लिए वो हर चीज की बाजी लगाने के लिए तैयार था। उसकी जिंदगी में मायसा इब्राहिम खान को वो रुतबा हासिल था जो शायद बेला मर्सलीन को मरते दम तक हासिल ना हो सकता। बेला के लिए उसके दिल में सिर्फ मोहब्बत थी, लेकिन मायसा के मामले में उसकी मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करती जाती थी। वो उसके लिए जुनून की हद तक संजीदा था, और इस बार वो अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहता था, चाहे उसके लिए कितनी ही मुखालफत क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। सारे शीशे निकालकर उनका जाम साफ कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है। डॉक्टर के कहने पर सुकून की सांस उसके होंठों से आजाद हुई। हमीम शाह इस वक्त किसी काम का कहकर बाहर गया हुआ था।
डॉक्टर की इजाज़त मिलते ही वो पहली फुर्सत में उसके पास आया, जो पट्टियों में बेड पर लेटी हुई थी। कैसी हो? उसके ऊपर झुकाव और नरमी से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। बिल्कुल ठीक। मुस्कुराकर उसका हाथ अपने ड्रिप लगा हुआ हाथ पर रख कर उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उसके लिए फिक्रमंदी और मोहब्बत थी। दर्द हो रहा है ना? वो जैसे ही उसके दर्द को खुद में महसूस कर रहा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने जोर से नफी में साड़ी हिलाया। तुम कितने झूठ बोलती हो मायसा, लहजे में हबकी थी। क्या झूठ बोला मैंने? आंखों में हैरानी थी। यही कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। आफसुदगी से उसके चेहरे से आया थी। ये कब बोला मैंने कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है? गलती से ही सही, लेकिन उसकी जुबान से सच उगल ही गया था। इस पर सद्दाम ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिश की, जबकि मायसा ने शर्मिंदगी से अपना निचला होंठ दांतों में दबा लिया। आप बहुत बुरे हैं सद्दाम। उसने अपनी उजलत मिटाने की कोशिश की। हाँ जानता हूँ, तभी तो तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है और मैं सिर्फ तमाशा देख रहा हूँ। लम्हों में उसका लहजा बदला था। ये बस एक एक्सीडेंट था, कमजोर से लहजे में से समझाने की कोशिश की। वो उसकी आंखों में गुस्से की लहर उठवी बाहुबी देख रही थी। उससे पहले कि वो कुछ कहता, किसी के खनखाने पर इन दोनों ने चौंकर दरवाजे की तरफ देखा था, जहां हमेशा हाथ में किसी रेस्टोरेंट का छापा लिए हुए खड़ा था। रोमांस बगा लिया हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लहजा तो स्पार था, लेकिन आंखों में शरारत थे। सदाम ने कोफर से चेहरा फेर लिया, लेकिन मैसा ने नरम से मुस्कुराहट होंठ पर सजाकर उसका इस्तकबाल किया था। अब कैसी तबीयत है डियर फ्रेंड? चेयर खींचकर बेड के पास आकर उस पर से बैठता हुआ वो उसे देख ही रहा था। शाप उसके बेड पर ही रख दिया। बिल्कुल ठीक। उसके मुस्कुराकर कहने पर बहुत सारी हिलाने लगा। आप हवेली में यह खबर भेज दें कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और कल ही वापस आ रही हूँ। क्या? इस बाबा दोनों ने चीख कर बेसाता ही उसकी तरफ देखा था, तो वो हुनकू की तरह उनका चेहरा देखने लगे। इसमें चीखने वाली क्या बात है? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अपनी हालत देखी है? सदाम गुस्से से बोला। क्या हो गया है मेरी हालत को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। पट्टियों में जकड़ वे शरीर को ठीक कहते हैं। तुम्हें नहीं लगता सदाम के मोहतरमा का दिमाग चल चुका है? हमीम शाह ने पहले से अपने सदाम को देखा, जिसकी बात से पूरी तरह से मुतफिक था। उनके जहम के साथ मुझे इनके दिमाग का भी चेकअप करवा लेना चाहिए। सदाम के कहने पर उसने मुंह फैलाकर उसकी तरफ देखा, फिर करवट लेकर लेट गई। अब की जाहिर करने का सबसे बेहतरीन तरीका। मैं आराम करने जा रही हूँ, आप लोग प्लीज बाकी बकवास बाहर जाकर करें। इसके हफ्ते से कहने पर वो दोनों कंधे उचका कर उठे और शापर उठाकर बाहर निकल आए। बाहर निकलते इनके चेहरे पर सोच का जाल बिछ गया था। क्या यह सिर्फ एक्सीडेंट था? हमीम शाह ने बर्गर का एक बड़ा सा नवाला काट कर पर सोच लहजे में से पूछा, जो धीरे धीरे ही सही लेकिन भरपूर अंदाज में बर्गर के साथ इंसाफ कर रहा था। यह सब एक चाल थी माइसा को मारने की, लेकिन साफ बच गई, शुक्र है। हमीम शाह ने गर्दन मोड़कर उसके चेहरे को गौर से देखा, जो पूरी तरह से बेतासर था। फिर थक कर बर्गर के साथ इंसाफ करने लगा। दोनों अपनी अपनी जगह बस मासूम लड़के के लिए फिक्रमंद थे। एक उसे हर दुख और तकलीफ से बचाना चाहता था, तो दूसरा उसे इस दरिंदे से बचाना चाहता था, जो कि उस पर हुक्मरानी करना अपना हक समझता था। एक हफ्ता हॉस्पिटल में मुश्किल से वो रही, फिर घर जाने के लिए बलबला मचा दिया। ना चाहते हुए भी सद्दाम को वापसी का इरादा करना पड़ा, जब उसका प्लान कुछ दिन शहर में ही रहने का था। लेकिन मायसा ने ऐसा बलबला मचाया कि उसे अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ा। हमीम शाह भी हवेली जाने के लिए के हक में था। न जाने क्यों वो अब हमेशा सद्दाम के खिलाफ ही खड़ा होता। सद्दाम को अफसोस हुआ अपने इस स्पाई पर, जिस पर वो कभी जान छिड़कता था। हवेली शिफ्ट होने के बाद उसे अपने सारे मुलाजमों को कमरे में आने से पाबंदी लगा दी थी, जबकि मायसा के जहम अभी पूरी तरह से मदम नहीं हुए थे। उसे हर काम के लिए मुलाजमा की मदद दरकार थी। सद्दाम जहांगीर शाह की हर काम में मदद करता, वो जैसे उसकी ममनून होकर आ गए थे, जबकि सद्दाम उसकी हिफाजत के लिए हद से फिक्रमंद हो गया था। अब वो उसके ऊपर एक भी खरूच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक बात करनी थी आपसे। वो बेड पर बैठी उसे अपने बाजू पर बैंडेज करता हुआ गौर से देख रही थी। उसने इस मगरूर शख्स से दूर रहने की मोहब्बत कोशिश भी की, फिर भी निकाह एक ऐसा बंधन है जिसकी गिरा लगते ही नापसंदीदा शख्स भी जान से अजीज हो जाता है। वो यहाँ तो सद्दाम जहांगीर शाह था, जो मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता था। बोलो। वह मंगन से अंदाज में बोला, अपने चेहरे पर उसकी नजरों की तपश वह बखूबी महसूस कर रहा था। वो क्या क्या मैं कर जाऊं कुछ दिनों के लिए? मुझे बाबा बहुत याद आ रहे हैं। उसने अटकते हुए अपनी बात पूरी की। अचानक ही उसका हरकत करता हुआ हाथ रुका। नजर उठाकर उसने चंद लम्हे उसके सकल वजूद को देखा था। आंखें किसी भी तासर से आ रही थी। फिर वो नजरें झुकाकर दोबारा अपने काम में इस तरह मगन हो गया जैसे इस वक्त उसे जरूरी काम और है ही नहीं। फिर जब वो बोला तो उसके लहजे में दुनिया जहां के साथी और सर्द म्यारी थे। आज कह दिया, दोबारा कभी ना कहना, वरना। उसके दूधी पापा उसने खौफ और दुख से उसकी तरफ देखा था। वरना? वरना क्या सद्दाम जहांगीर शाह? उसका लहजा काटदार और अफसुदा था। तुम बखूबी जानती हो मेरे वरना का मतलब। अभी मैंने अमली कार्रवाई नहीं की, इसलिए तुम इतना बोल गई हो। उसका लहजा सहा था। मायसा ने नजर का उसको देखा। वो मेरा घर है, मैंने अपनी जिंदगी के हसीन पल वहां गुजारे हैं, मेरे अपने वहां रहते हैं। उसने दोबारा हिम्मत की। तुम्हारा घर अब ये है, तुम्हारा अपना सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें यहाँ हमेशा रहना है। और बात रही हसीन पलों की, तो मेरी संगत में उससे भी हसीन पल तुम्हें मिलेंगे। वो आहर में जो मैंने लहजा इख्तियार कर गया था।
प्लीज़ सदाम, बस एक बार भले ही आप मुझे वहाँ रुकने ना दें, अपने साथ ले आएं, पर मुझे बाबा से मिलने दें। इतने महीने हो गए मुझे उनसे दूर हुए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। प्लीज़ सदाम, प्लीज़। उसका बस चलता तो उसके पैर पकड़ लेती। बस मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते। गुस्से से उसका हाथ इतनी जोर से झटका कर वो बेड ग्राउंड से जाकर टकराया। दर्द से वो सिसक उठे। आप बहुत जालिम है सदाम, बहुत जालिम। कब से रुके हुए आंसू मौका मिलते ही उसकी आंखों से डलकर सुरख सापड़े फैल गए। जानता हूँ बाहु भी अंदाजा है अपने जुल्म सितम का, बेतासर लहजे में कहता उसे यूं ही सिसकता हुआ कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। दिल्ली इस तरफ से तंग आकर फाइट ग्राउंड छोड़कर शायद शिफ्ट हो गया था। खुद को ऑफिस के काम में बुरी तरह से मसरूफ कर लिया था। फिर भी उसको दिल को कोई सुकून नहीं मिल रहा था। तंग आकर नाइट क्लब वगैरह भी ज्वाइन कर लिया ताकि इस शोर शराबे वाली दुनिया में खोकर उस लड़की के हया से पीछा छुड़ा सके। फिर भी कोई फायदा न हुआ। उसकी हर सोच फातिमा पर जाकर रुक जाती थी। हर लड़की में उसे फातिमा ही नजर आती। अभी दिल्ली के अफिया से घबरा कर उसे दोबारा गाँव जाने का इरादा कर लिया था। मैं आदमपुर जा रहा हूँ, रेपा मौजूद सदाम के सामने खड़ा वो ठोस लहजे में बोला। किस खुशी में? हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरी एक कीमती चीज वहां है। वो तो उसके सवालों के लिए तैयार कर चुका था। कौन सी चीज? समझ तो वह बाहु भी गया था, फिर भी उसे छेड़ने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। है एक चीज। अंदाज आपको फंसता था। तो मुझे क्यों बताने आए हो? ताकि तुम अपनी बीवी को समझा दो। तुम्हारे मामले से मेरी बीवी का क्या लेना देना? क्योंकि मैं उसकी चहेती फातिमा को लेने जा रहा हूँ। तंग आकर वो बोल ही उठा। बिना किसी ठोस रिश्ते के? वह चुराकर उसकी तरफ देखा। तुम शायद अपनी करतूत भूल गए हो। मैं सद्दाम जहांगीर शाह हूँ। मुझ पर यह सब सूट करता है। अंदाज उसे चुराने वाला था। मैं भी फाइक हूँ। ये सब हरकतें तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ मुझ पर भी सूट करता है। तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? नहीं दूंगा। उसके दो टोक जवाब देने पर वह कुछ लम्हे उसे कैर अलुंदजू से घूरता रहा। ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूँ, कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरी नेक दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सद्दाम ने पीछे से हाँक लगाई। चेहरे पर महसूस कुछ मुस्कुराहट थी। ये भी अपने पास ही रखो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है उसकी। गुस्से से सर झटकता वह बाहर निकला और फुल स्पीड में गाड़ी भगा कर ले गया। गेट पर खड़े हुए सद्दाम ने दौड़ती हुई गाड़ी को देखते हुए सद्दाम की आइंदा जिंदगी के लिए दिल से नेक दुआएं की थी।